नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, मानव समाज की अवधारणाएं एवं विशेषताएं। तो ये हम लोग कवर कर रहे हैं रुक्मणी प्रकाशन का जो बुक आया हुआ है क्लास नोट्स करके, तो उसी बुक से हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं चैप्टर 1, और आज का चैप्टर 2 है मानव समाज की अवधारणाएँ एवं विशेषताएँ। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक पे आते हैं। तो मानव समाज की अवधारणाएं एवं विशेषताएं को अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्या है कि समाज के कल्याण और समस्याओं के समाधान के लिए विचारों, परिकल्पनाओं और तथ्यों का क्रमबद्ध संप्रेषण ही सूचना कहलाता है। क्या कहने का मतलब हुआ कि सूचना जो है समाज के कल्याण के लिए है, उसके समस्याओं, कोई समस्या आ गया तो उसका समाधान के लिए, और विचारों, परिकल्पना और तथ्यों का क्रमबद्ध संप्रेषण ही सूचना कहलाता है। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई समस्या आ गया तो आप सूचना के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं, या समाज में किसी का कल्याण करना है तो सूचना के माध्यम से ही आप लोग मतलब कल्याण कर सकते हैं। तो सूचना हम लोग के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना सूचना का संभव ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो सूचना हम लोग के लिए बहुत आसान होते जा रहा है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि समाज के कल्याण और समस्याओं के समाधान के लिए जो विचारों का हम लोग परिकल्पना करते हैं और उसको मतलब क्रमबद्ध संप्रेषण करते हैं तो वही सूचना कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में सूचना एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब कोई भी देश है, उसका आप आर्थिक देख लीजिए या उसका सामाजिक देख लीजिए, या इंडस्ट्रियल जो भी औद्योगिक है, या एकेडमिक है, या पॉलिटिकल है, या कल्चरल है, तो उसका जो डेवलपमेंट है, प्रगति है, तो वो किसके माध्यम से हो रहा है? तो वो सूचना के माध्यम से ही हो रहा है। सूचना है तभी जाके इतना देश मतलब आगे बढ़ रहा है। जैसे अमेरिका सुपर पावर अभी बना हुआ है, तो सुपर पावर कैसे बना हुआ है? तो सूचना के माध्यम से ही बना हुआ है। उसके पास वो बहुत पहले ही आज़ाद हो गया था। तो आज़ाद हम लोग हुए हैं 1947 में, और वो 1776 ईस्वी में आज़ाद हुआ। तो उसके पास बहुत सारा सूचना कलेक्ट होते गया, तो इसलिए अभी सबसे ज़्यादा वो विकास मतलब सभी देशों में वो अभी सुपर पावर बना हुआ है। तो किसके माध्यम से? तो सूचना के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आधुनिक पुस्तकालयों का मुख्य कार्य उपयुक्त सूचना सही व्यक्ति को सही समय पर उपलब्ध कराना है। मतलब आजकल का जो पुस्तकालय है उसका मेन क्या काम है? मेन काम है कि उपयुक्त सूचना, जो मतलब ज़रूरी सूचना है वो सही व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, सही समय पर मतलब पहुंचना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब ज़रूरी है तब सूचना नहीं पहुंच पाया, लेकिन उस 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद पहुंच पाया, जो उसके काम के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आधुनिक पुस्तकालयों का मेन काम क्या होना चाहिए कि जो मेन सूचना है, उपयुक्त सूचना, जो उसके काम का सूचना है, तो वो सूचना सही व्यक्ति को और सही समय पर उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला है, सूचना समाज शब्द पिछले 50 वर्षों से प्रचलन में। सूचना समाज शब्द जो है वो पिछले 50 वर्षों से प्रचलन में है, और सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रयोग से यह और भी लोकप्रिय हुआ है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रयोग से यह और भी लोकप्रिय हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगला, सूचना की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का जो क्या कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझते हैं। क्या कर रहा है? सूचना शब्द का तात्पर्य, मतलब सूचना शब्द का क्या अर्थ है? कहने का मतलब ये हुआ कि सूचना शब्द का तात्पर्य उस ज्ञान से है जो विशेष तथ्यों, घटनाओं और विषयों से संबंधित हो,
जिसका संप्रेषण किया जा सके, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सके। सामान्य अर्थों में इसका मतलब सूचित करना है, जानकारी देना या ज्ञान देना है। जैसे हम ही लोग के पास कोई चीज़ का सूचना पहुंचता है तो एक दूसरे में हम लोग उस सूचना को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सूचना का मेन तात्पर्य यही हुआ कि सूचित करना और जानकारी देना और ज्ञान देना, मतलब एक दूसरे को संप्रेषित किया कर सके, मतलब सूचना को सही व्यक्ति को सही टाइम पे उसको सूचना को पहुंचा सके। चलिए अगला है, इसमें कुछ कुछ जो है नाम दिया गया है जो सूचना से रिलेटेड है। प्रसिद्ध व्यक्ति का जो उसका क्या परिभाषा है तो ये पूछता है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। जो मेन आदमी सब है जो क्या उसके अनुसार क्या है सूचना का परिभाषा। तो J.H. सेरा के अनुसार, J.H. सेरा, ये सब क्वेश्चन रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, इसलिए सबको बार बार आप लोग को पढ़ना है। ये सब नाम थोड़ा सा अल्टर नाम है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। J.H. सेरा के अनुसार सूचना का आयोग जिस रूप में जीव वैज्ञानिक एवं ग्रंथालयी करते हैं उसे तथ्य कहते हैं। ठीक है, और यह एक उत्तेजना है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या है सूचना? सूचना क्या है? एक उत्तेजना है जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है नॉर्बर्ट बेनर के अनुसार। नॉर्बर्ट बेनर ने क्या कहा है कि बाह्य जगत के साथ जो विनियम होता है तथा जब हम इसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और अपने सामंजस्य को जिस पर अनुभव करते हैं उसकी विषय वस्तु के नाम को सूचना कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है सूचना की मुख्य विशेषताएं। सूचना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो पहला है सूचना का सार, निष्कर्ष, संक्षिप्तीकरण, हस्तांतरण, प्रसारण तथा विश्लेषण किया जा सकता है। सूचना का क्या सब किया जा सकता है? सूचना का क्या निष्कर्ष, संक्षिप्तीकरण, हस्तांतरण, प्रसारण और विश्लेषण किया जा सकता है। मान लीजिए कोई सूचना आया तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या उसका संक्षिप्तीकरण होगा, क्या उसका हस्तांतरण होगा, क्या उसका प्रसारण होना चाहिए और उस पर क्या विश्लेषण होना चाहिए। ये सब आप मतलब सूचना का विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे है सूचना को प्रतिस्थापित, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक किया जा सकता है। ठीक है, आगे है यह हमेशा गतिमान और गतिशील रहती है, स्थिर नहीं रहती है। सूचना एक दूसरे, मान लीजिए आपको पता है तो आप अपने दोस्त को बता दीजिएगा और वो अपने दोस्त को बता देता है, तो इस तरह से गतिशील रहता है सूचना, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अगला है सूचना का मूल्यांकन किया जा सकता है। सूचना का आप मूल्यांकन कर सकते हैं, इसे अन्य माध्यमों में परिवर्तित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई सूचना आया है तो उसको रिलेट करके लोग दूसरा चीज़ को भी, दूसरा सब्जेक्ट में भी उसी सूचना से रिलेट करके आदमी को समझा देता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि सूचना का मूल्यांकन करके इसे अन्य माध्यमों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अगला क्या है टॉपिक, पुस्तकालय एवं सूचना प्रावधान। क्या है? पुस्तकालय एवं सूचना प्रावधान। पुस्तकालय द्वारा दी गई सूचना अद्यतन, भेदभाव रहित, उपयोगकर्ताओं की समझ के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब पुस्तकालय द्वारा जो दिया जाएगा सूचना वो उपयोगकर्ता के समझ के अनुरूप होना चाहिए, न कि उसके समझ से परे। ठीक है, और न ही भेदभाव होना चाहिए। ठीक है, अगला है पुस्तकालय इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को विषयवार वर्गीकृत करके और अपनी वेबसाइट पर लिंक करके उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से भी सूचना का उपयोग कर सकते हैं उपयोगकर्ता। ठीक है, आगे है पुस्तकालय अध्यक्षों को वेब 2.0, 3.0, वेब 3.0 और सिमेंटिक वेब जैसी नई तकनीक का प्रयोग कर सूचना को संगठित करना चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष को, लाइब्रेरियन को किसका उपयोग करना चाहिए? वेब 2.0, वेब 3.0, सिमेंटिक वेब जैसी नई तकनीक का प्रयोग करके सूचना को संगठित करना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला टॉपिक है सूचना का प्रबंधन एवं पुस्तकालय, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी। पुस्तकालयों में उपलब्ध सूचनाओं का प्रबंधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इसका मैनेजमेंट, सूचना का जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो लाइब्रेरी में मतलब इम्पोर्टेंट कार्य है। अगला है सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रबंधन ऐसा हो कि समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो सके। मतलब पब्लिक लाइब्रेरी का जो मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि समाज में हर एक तबके के, हर एक वर्ग के लोग को लाभ पहुंच सके। अगला है विशिष्ट पुस्तकालयों को अपने उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार CAS, CAS, SDI, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, ई-जर्नल्स, ई-बुक्स जैसी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। विशिष्ट पुस्तकालय जो है हमारे देश में, वो अपने उपयोगकर्ता को क्या करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार CAS, SDI, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, ई-जर्नल जैसे ई-बुक्स हो गया, ये सब सेवाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि उपयोगकर्ता को लाभ पहुंच सके। अगला है आगे सूचना स्रोतों के रूप में अन्य संस्थाएं। पुस्तकालय के अलावा शिक्षण संस्थाएं, प्रकाशन संस्थाएं, शोध संस्थाएं भी सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है इन संस्थाओं द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप की कार्यवाही में प्रकाशित और अप्रकाशित सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, अगला है इन संस्थाओं को उनके कार्यों के आधार पर 3 समूह में बांटा जा सकता है। पहला है सूचना को सृजित करने वाली संस्थाएं, और सूचना को प्रसारित करने वाली संस्थाएं, और सूचना की सेवा में संलग्न संस्थाएं। ठीक है, 3 भाग में बांटा गया है। सूचना को मतलब कलेक्ट करने वाली संस्थाएं जो कलेक्ट करेगी, उसके बाद उसको प्रसारित करेगी। ठीक है, और सूचना की सेवा में संलग्न संस्थाएं, सूचना के सेवा में कौन कौन सा संस्थाएं उससे जुड़ा हुआ है, तो ये 3 भाग में बांटा गया है। आगे है सूचना समाज की अवधारणा। सूचना समाज की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है? सूचना समाज सूचना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संयोजन है। किसका संयोजन है? सूचना समाज, सूचना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संयोजन है। यह एक ऐसा समाज है जहाँ श्रम और बौद्धिकता को प्राथमिकता दी जाती है। किसको? श्रम और बौद्धिकता को। ठीक है, आगे है WJ मार्टिन के अनुसार सूचना एक आर्थिक एवं औद्योगिक शक्ति है जो सामाजिक क्रम एवं स्तर में परिवर्तन ला सकती है। WJ मार्टिन के अनुसार क्या है? सूचना एक आर्थिक और औद्योगिक शक्ति है जो सामाजिक क्रम और स्तर में परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, अगला है सूचना समाज का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव। किस किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है सूचना से? चलिए देखते हैं। पहला है शिक्षा पर। शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है सूचना समाज का? प्राथमिक स्तर पर ऑडियो विजुअल माध्यम से और विश्वविद्यालय स्तर पर ई-बुक्स, ई-जर्नल्स के प्रयोग से शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव आया। जैसे प्राथमिक स्तर है, प्राइमरी लेवल पर क्या होता है कि ऑडियो विजुअल दिखा के बच्चों को सूचना पहुंचाया जाता है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या होता है कि ई-बुक्स आ गया है, ई-जर्नल आ गया है, आप इंटरनेट का प्रयोग करके अपना व्यापक बदलाव ला सकते हैं। आगे व्यापार एवं व्यवसाय पर सूचना समाज का क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी क्षेत्र की आवश्यकता और अभिरुचि की सूचना एकत्र करके उसके अनुरूप व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। मान लीजिए किसी को बिजनेस करना है तो बिजनेस से रिलेटेड आप सूचना एकत्र करके उसके अनुरूप आप बिजनेस को चालू कर सकते हैं। अगला है अनुसंधान एवं विकास पर। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। मान लीजिए इतना रिसर्च जो हो रहा है तो किसके बलबूते हो रहा है? तो सूचना के बलबूते हो रहा है। सूचना नहीं रहेगा तो कोई अनुसंधान नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। अगला है राजनीति पर। राजनीति सूचना का उपयोग उत्पादन दोनों करते हैं। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC का नेटवर्क सरकारी एजेंसियों तक सूचना पहुंचाना है। क्या है NIC का क्या कार्य है? ये सरकारी एजेंसियों तक सूचना पहुंचाता है।
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इसका काम क्या है? नेटवर्क है सरकारी एजेंसियों तक सूचना पहुंचाना। आगे देखते हैं। अगला है दैनिक जीवन पर। दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सूचना के प्रभाव से लोगों के रहन सहन और जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। पहले हम लोग आदि मानव थे, जंगल में रहते थे, बिना कपड़ा के रहते थे, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, न रहने का ठिकाना था। तो धीरे धीरे सूचना आने लगा। सूचना के आने के बाद धीरे धीरे हम लोग शिक्षित होने लगे और हर एक चीज़, रहन सहन, खान पान, क्या कहाँ रहना है, क्या पहनना है, कैसे बात करना है, हर एक चीज़ में क्या हो गया? सुधार होने लगा सूचना के आने से। अगला है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से पुस्तकालयों की सेवाओं में विस्तार हुआ है। अब उपयोगकर्ता घर बैठे विविध पुस्तकालयों से सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया कि इंटरनेट के आ जाने से आराम से लोग घर बैठे ही हर एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सूचना समाज की विशेषताएं। क्या विशेषता है सूचना समाज का? तो वांछित सूचना उपयोगकर्ता को सही समय पर मिलना चाहिए। जो ज़रूरी सूचना है वो उपयोगकर्ता को सही टाइम पर मिलना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार के नए अवसर मिलना। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या हो गया है कि रोजगार के नए अवसर खुल गया है। विभिन्न संचार माध्यमों से सूचना का संप्रेषण किया जाता है, मतलब पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, सूचना का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना। और अगला है दूर संचार पर आधारित सूचना सेवाएं। ठीक है, ये सब विशेषताएं हैं सूचना समाज की। आगे है सूचना प्रयोग में अवरोधक तत्व क्या क्या है? ठीक है, कौन कौन बाधा डाल रहा है सूचना समाज में? तो पहला है भाषा, लैंग्वेज का बैरियर है। यदि मांगी गई सूचना और उपलब्ध सूचना की भाषा में अंतर हो तो सूचना का महत्व खत्म हो जाता है। मान लीजिए हम मांग रहे हैं सूचना एक अलग और उपलब्ध हमको दिया जा रहा है दूसरा कुछ, तो इस तरह का सूचना से क्या हो जाता है? सूचना का महत्व खत्म हो जाता है। ठीक है, जो हमको ज़रूरी है वही सूचना हमको चाहिए, तभी उसका यूज हो सकता है सही तरीके से। अगला देखते हैं टाइम, समय। क्या है? सूचना का समय पर प्रकाशित ना होना या उपयोगकर्ता तक समय पर ना पहुंचना उसकी उपयोगिता को समाप्त कर देता है। मान लीजिए सही टाइम पर जब आप मुसीबत में हैं और सही टाइम पे आपको कोई मदद नहीं मिल सका, तो अगर बाद में मिलता है तो उस सूचना का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए सही टाइम पे सूचना के माध्यम से अगर किसी मुसीबत में है तो अगर मदद मिल गया तो वही आपके लिए उपयोगी हुआ सूचना। ठीक है, आगे आर्थिक समस्या। अद्यतन सूचनाओं जैसे विदेशी पत्र पत्रिकाएं का महंगा होना उनके उपयोग में एक बड़ी बाधा है। जैसे विदेशी जो पत्र पत्रिकाएं सब है, जर्नल सब है, वो महंगा होता है तो उसका उपयोग में बड़ा बाधा होता है। ठीक है, तो ये एक आर्थिक समस्या है। प्रक्रियात्मक जटिलताएं। परंपरागत प्रारूप में सृजित सूचना का संप्रेषण कठिन होता है, जैसे विदेशी प्रकाशनों का अधिग्रहण करना। आगे प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव। ठीक है, लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर, मतलब ट्रेन मैन पावर का कमी है। कंप्यूटर और विभिन्न सॉफ्टवेयर के ज्ञान के बिना मशीन पठनीय प्रारूपों में उपलब्ध सूचना का उपयोग संभव नहीं है। ठीक है, बिना ट्रेंड मैन पावर का सूचना का अभाव होता है। तो ये सब बैरियर्स है। और अन्य बाधाएं क्या क्या है? अन्य बाधाएं जैसे सूचना विस्फोट के कारण कुप्रबंधन। ठीक है, अगला है पुस्तकालय कर्मियों की निष्क्रियता। अगला है जनसंख्या के अनुपात में पुस्तकालयों की सीमित संख्या, मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन पुस्तकालय लाइब्रेरी का सीमित संख्या, लिमिटेड संख्या में पुस्तकालय है, तो इसका भी मतलब ये भी एक बाधा है। उपयोगकर्ताओं की जागरूकता में कमी, पाठक के जागरूकता में कमी है, तो ये सब बैरियर्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं मॉडल क्वेश्चन क्या है इसमें दिया गया। चलिए मॉडल क्वेश्चन क्या सब है? पहला क्वेश्चन क्या सब है? पहला प्रश्न है
कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो सूचना होता है। ठीक है, कोई भी राष्ट्र अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, औद्योगिक रूप से, शैक्षणिक और राजनीतिक सांस्कृतिक प्रगति हो रहा है तो उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? सूचना है। उसके पास बहुत ज़्यादा सूचना है, इसलिए वो राष्ट्र ज़्यादा तरक्की कर रहा है हर एक मामलों में। अगला प्रश्न है, सूचना समाज शब्द का प्रयोग विगत कितने वर्षों से होता आ रहा है? तो 50 वर्षों से होता आ रहा है। अगला प्रश्न है, J.H. सेरा के अनुसार सूचना का वह रूप जिसे जीव वैज्ञानिक एवं ग्रंथालयी उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तथ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार सक्रियता एवं प्रभावशाली ढंग से जीने का अभिप्राय ही सूचना के साथ जीना है? किसके अनुसार? तो नॉबर्ट बीनर के अनुसार। अगला प्रश्न है, बोरको ने सूचना विज्ञान को कैसा विज्ञान माना है? तो अंतर्विषयी विज्ञान माना है। अगला प्रश्न है, सूचना को क्रमबद्ध एवं प्रबंधात्मक बनाने के लिए पुस्तकालय अध्यक्षों को किन नई तकनीकों का प्रयोग करनी चाहिए? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेब 2.0, वेब 3.0 तथा सिमेंटिक वेब का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, W.J. मार्टिन ने सूचना को कौन सी शक्ति माना है जो सामाजिक क्रम में परिवर्तन ला सकती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्थिक एवं औद्योगिक शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्लेज क्रोनिन के अनुसार सूचना समाज में किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो हो जाएगा श्रम एवं बौद्धिकता को। ब्लेज क्रोनिन के अनुसार सूचना समाज में किसे प्राथमिकता दी जाती है? श्रम एवं बौद्धिकता को। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा नेटवर्क कंप्यूटर आधारित सूचनाओं को विभिन्न सरकारी एजेंसियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करता है? तो हो जाएगा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूचना के प्रवाह में आने वाली विभिन्न रुकावटों को क्या कहते हैं? सूचना प्रयोग में अवरोधक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सूचना के संप्रेषण में सबसे प्रमुख समस्या या अवरोधक तत्व क्या है? क्या हो जाएगा? भाषा का। अगला प्रश्न है, सूचना के प्रयोग में एक बड़ी बाधा क्या है जिसके कारण शोधकर्ता अद्यतन सूचनाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं? क्या हो जाएगा? सूचना का महंगा होना। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग सूचना के सृजन से लेकर संप्रेषण तक हो रहा है, इसके लिए किसकी आवश्यकता है? तो प्रशिक्षित मानव शक्ति का, ट्रेंड मैन पावर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रयोग में एक अवरोधक तत्व है? सूचना विस्फोट के कारण कुप्रबंधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इन्फॉर्मेशन शब्द किस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ किसी वस्तु को आधार एवं स्वरूप प्रदान करना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉर्मेसियो या फॉर्मा। अगला प्रश्न है, डेटा के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे क्रमबद्ध करके सूचना के प्रारूप में प्रयोग कर सकते हैं। डाटा के विषय में क्या कहा जा सकता है? इसे क्रमबद्ध करके सूचना के प्रारूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय अपनी सेवाएं किसे प्रदान करते हैं? केवल छात्रों को, समाज के प्रत्येक वर्ग को, केवल शोधकर्ताओं को, केवल सरकारी कर्मचारियों को? तो समाज के प्रत्येक वर्ग को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूचना समाज शब्द किन दो अंतर्विषयी विज्ञानों का संयोजन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न है, सूचना समाज का किस पर व्यापक प्रभाव पड़ा है? तो क्या हो जाएगा? केवल शिक्षा पर, केवल व्यापार पर, केवल राजनीति पर, समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर? तो समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से किसकी सेवाओं में विस्तार हुआ है? तो पुस्तकालय
एवं सूचना केंद्रों की सेवाओं में विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न है, सूचना समाज की एक विशेषता क्या है? सूचना समाज की एक विशेषता क्या है? सूचना का केवल स्थानीय प्रभाव, सूचना का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना, प्रौद्योगिकी पर कम निर्भरता, रोजगार के अवसरों में कमी। तो क्या हो जाएगा इसका विशेषता? सूचना का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना। अगला प्रश्न है, सूचना उपयोगकर्ता कौन हो सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधानकर्ता, अध्यापक, विद्यार्थी, व्यापारी, किसान, कोई भी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना प्रवाह में समय एक मुख्य अवरोधक क्यों है? मुख्य अवरोधक क्यों है? क्योंकि सूचना के सृजन, प्रकाशन के समय अंतराल के कारण उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। सूचना के सृजन और प्रकाशन के समय अंतराल के कारण उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाएं सामान्यतः कैसी नहीं होती है? तो क्रमबद्ध तथा प्रबंधात्मक नहीं होती है। विशाल तो है ही इंटरनेट पर, हर एक चीज़ आप खोज सकते हैं, उपयोगी भी है और फ्री में है। तो इंटरनेट पर बहुत उपलब्ध सूचनाएं सामान्यतः क्रमबद्ध एवं प्रबंधात्मक नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ज्ञान को सृजित करने वाली, प्रसारित करने वाली और सेवा में संलग्न संस्थाएं किसके स्रोत के रूप में विद्यमान है? तो सूचना के स्रोत के रूप में विद्यमान है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए दबा के, और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।